हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू मैथ्स। मैंने आपको जो कल बोला था कि हम आज से मतलब आज की डेट है हमारी कितनी, आज की डेट है 9 तारीख। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सिलेबस कौन सा, मैथ्स का 12th का सिलेबस है ना, जिसमें मैंने आपको कल बोला था कि आपको पहले 11th क्लास का है ना, जो 11th क्लास का आपका क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक डिपेंड ऑन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, वो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको 12th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो अब हम पढ़ेंगे ना, पहला चैप्टर हमारा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। ओके चलिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा लिमिट्स का पोर्शन कंप्लीट नहीं किया होगा, वो बच्चे पहले वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज आप 12th का वीडियो देखो, उसके बाद भी कंप्लीट कर सकते हो। पर आपको पहले समझना है कि आपको 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपका कल लाइव क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, रिवाइज किया था कि हमने क्या क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में। चलिए, व्हाट इज इट कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूअर 12th सिलेबस ऑफ मैथ्स। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का सिलेबस, जो कि बहुत ही इजी है 12th का सिलेबस। अभी क्या होता है ना कि आपकी मैच्योरिटी ऐसी है कि आपको लगता है कि 12th का सिलेबस बहुत ही हार्ड होगा, है ना। अगर देखा जाए आपके मैच्योरिटी लेवल से, तो आपको क्या लगता है कि 12th का सिलेबस बहुत ही हार्ड है। पर जो बच्चे क्या लेते हैं, मेहनत, है ना, जो बच्चे मेहनत लेते हैं, जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और मैथ्स में इंपॉर्टेंट है व्हाट, प्रैक्टिस। और जो बच्चे प्रैक्टिस के ऊपर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं ना, वो बच्चा मैथ्स में आउट ऑफ स्कोरिंग कर सकता है ना। और जो चैप्टर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो 12th क्लास का है ना, उसमें आप लोग अच्छा स्कोरिंग अगर करोगे तो समझ लो, या फिर अच्छे से अगर उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका समझ लो 12th के मैथ्स का आपका 30% कवर हो गया, है ना। कितना कवर हो गया आपका, 30%। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th का सिलेबस। पर किसी भी बच्चों को अगर डाउट होता है वीडियोज़ में, या किसी बच्चों को अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर ने लिमिट कंप्लीट किया है, सर ने अभी तक 11th के कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो बेटा बेटा डोंट बी वरीड अबाउट दैट, है ना। आपका मैं 11th का सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट करके दूंगा, आपको कवर करके दूंगा। आप जब आओगे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे कॉलेज में, है ना, अब ये क्या हो रहा है, हमारा ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो आप जब रिटर्न आओगे हमारे कॉलेज में फिर से, तब हम टाइम निकाल के आपका 11th का सिलेबस करेंगे। पर जितना हो सकता है उतना मैं खुद से करूंगा, आप घबराइए मत। पर आपसे जितना होता है वो आप खुद से भी कीजिए, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला इंसान पढ़ाएगा तभी हम करेंगे, यह आपकी गलत सोच है ना। जो इंसान खुद के भरोसे या फिर सेल्फ डिफेंड होके खुद के भरोसे मेहनत करना सीखता है ना, वो बच्चा आगे जरूर बढ़ता है। फिर वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, दैट डजंट मैटर। सब्जेक्ट इज डजंट मैटर, ओनली मैटर इज योर स्टडी। अंडरस्टूड। चलिए, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट्स बता दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, नाउ फोकस ऑन द यूर स्क्रीन। अगर किसी बच्चों को स्क्रीन में देखने के लिए प्रॉब्लम होती है, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको वही करना है, मतलब मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है, 3rd चैप्टर। अब आप लोग बोलोगे कि सर ने तो कोई पहला चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, सेकंड भी नहीं, और डायरेक्ट सर 3rd चैप्टर के ऊपर चढ़ गए, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड चैप्टर है शायद मैट्रिसेस, तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो आपका मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको 12th का हर एक चैप्टर, हर एक पोर्शन में इजीली और बहुत ही सिंपली वे से पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखना है और खुद के पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखना है। आपका भरोसा सिर्फ आपके ऊपर और आपके प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। जो बच्चा ईमानदारी से हॉनेस्टली प्रैक्टिस करता है मैथ्स के लिए, मैथ्स आपको ये नहीं बोलता कि आपको क्वेश्चन को डरना है, आपका क्वेश्चन आपको चांस देता है कि मुझे तोड़फोड़ कर दो करके। और जो बच्चा क्वेश्चन को तोड़फोड़ करेगा, मतलब जो बच्चा क्वेश्चन को समझेगा, क्वेश्चन में क्या करना है वो समझेगा, और कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, कौन सा क्रिएशन करना है, कौन सा फंडा यूज करना है, जिस बच्चों को समझ में आ गया वो समझ लो 12th में टॉप कर दिया, किसमें, मैथ्स में। अंडरस्टूड। आपका जो 3rd चैप्टर है कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो पढ़ेंगे हम पहले, क्योंकि आपका मैंने ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट आपको पढ़ाया है और ट्रिगोनोमेट्री सेकंड आपको मैंने पढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में अभी से ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले हैं, तो मैं अगर ये 12th का चैप्टर आपको पढ़ा दूं तो आपको पढ़ने में इजी जाएगा ना, है ना, क्योंकि आपको 11th में मैंने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, तो आपके दिमाग में अभी तक फार्मूले चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के। तो अगर मैं आपको ये अभी पढ़ा दूं तो आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स भी होगा और आपको समझ में आएगा। अगर मैं चाहता तो मैं पहला चैप्टर ले सकता था 12th का, पर वो क्या होता है, फिर आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। आपके दिमाग में फिलहाल जो बेसिक है उसके ऊपर हम कवर करेंगे हमारे 12th के कुछ चैप्टर्स। ओके, चलिए, मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, आपको बहुत समझा रहा हूँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला
कंटेंट्स क्या होते हैं, पहले हमारा फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट शुड बी डन इन दिस चैप्टर। ओके, चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो भाई साहब आपको इक्वेशंस पता है क्या होता है? इक्वेशंस मतलब जिसको दो हाथ है, कितने हाथ है? दो हाथ, सभी के पास दो हाथ होते हैं, है ना। मतलब एक तो होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा राइट हैंड साइड, पर इन दोनों साइड का जो ब्रेकअप करता है, मतलब दोनों को जो अलग करता है ना, वो क्या होता है आपका इक्वल टू साइन। और दोनों के बीच में जब ये इक्वल टू क्या करता है, इंटरफेयर करता है ना, किसके बीच में? लेफ्ट हैंड साइड के बीच में और राइट हैंड साइड के बीच में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो भी आपका इक्वल टू सिंबल आएगा, उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। मे आई करेक्ट? आपको पता है, आपको मैंने बताया था बेसिक में। ओके, वो पढ़ेंगे। देन किसी भी ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, चलिए ये तो हो गया इक्वेशन। अब एग्जैक्टली ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन क्या होगा? नाउ क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा है कि सर ने तो इक्वेशन बोला, पर अभी तो सर ने ये भी बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन क्या होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है, तो मत डरो, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, अब ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया तो उसका फिर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। मैथ्स में आपको हर एक क्वेश्चन आपको यही बोलता है कि भाई साहब मैं आपके लिए इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकूं कि आप मुझ में कुछ करके आगे बढ़ सको, है ना। देन उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमने जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था ना, तो आपको मैंने बोला था ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बट विच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो हमें सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल किस में पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है ना। मैंने आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको रिपीट भी किया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शंस पढ़ने हैं। आपको पता है कितने फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। पर ये फंक्शन तब तक इनविजिबल है जब तक इनके पास क्या नहीं होगा? एंगल नहीं होगा, बराबर ना। आप लोग तब तक भटकोगे जब तक आपको घर का पता नहीं होगा, बराबर। उसी तरह से जब तक इस फंक्शन के पास कोई एंगल नहीं है तब तक इस फंक्शन की कोई भी लेन देन नहीं होती मैथ्स में। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सेक थीटा एंड देन लास्ट वन इज द कोसेक थीटा, तब इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द फर्स्ट सब फोल्डर और ए फर्स्ट सब पोर्शन ऑन दिस सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था किसमें? 11th में, कि आपको रेडियस निकालना पड़ता है और एंगल निकालना पड़ता है, बराबर, वो पढ़ेंगे। देन रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो रिलेशन मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में कैसे एक दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप कार्टेशियन निकालो, आपके पास कार्टेशियन दिए हैं तो पोलर निकालो, है ना। पोलर मतलब आर थीटा एंड कार्टेशियन मतलब एक्स वाई, जिसे आप क्या बोलते हो? 2D फंक्शन या फिर एक्सिसेस बोलते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? नाउ वी टर्न ऑन द थर्ड सब पोर्शन, विच वन? सॉल्विंग अ ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल को अगर आपका एरिया निकालना है तो आप लोग क्या करते हो? पहले आप बेस देखते हो, ट्रायंगल में बेस क्या होगा। अगर ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी होगा, है ना। ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है। मे आई क्लियर? ओके, देन नाउ यहाँ पे अगर ट्रायंगल हम कोई भी लेंगे, ट्रायंगल एबीसी, जिसको आपको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते थे? इसमें पहले आप इसका एरिया निकालते थे। एरिया कैसे निकालते थे? हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। या फिर आपके पास कुछ एरिया दिया है तो आपको बेस निकालना आता है। पर इसमें क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कि आपको ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में देखा था 11th में, आपको ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन सी होता है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन सी होता है। ये मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए थे लास्टली, आपको पता है ना। और साइन ऑफ बी प्लस सी क्या होता है? साइन ए होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ओके, जस्ट बी रिवाइज योर लास्ट पोर्शन एंड फ्रेश योर माइंड, बिकॉज मैथ्स पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, जरूरी ये है कि आप कितने फ्रेश हो और आप कितना सोच सकते हो। जो बच्चा कॉन्सेंट्रेशन से सोच सकता है ना कि सर ने क्या पढ़ाया है और सर के पढ़ाने के बाद मैं इसमें खुद से क्या कर सकता हूँ, अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है ना, तो आप लोग आराम से आगे जाओगे किसमें? मैथ्स में। ओके, चलिए, देन नेक्स्ट है हमारा द साइन रूल,
है ना। साइन रूल मतलब क्या होगा, अभी आप लोग बोलोगे सर आपने आज तक तो साइन थीटा ही पढ़ाया है, ये साइन रूल कौन सा नया मांजरा है यहाँ पे। तो बेटा ये मांजरा नहीं है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा साइन रूल। साइन रूल इतना इजी होता है ना कि आप लोग एक बार उसका फार्मूला या फिर रूल समझ लो। यहाँ पे रूल दिया मतलब क्या होगा, वो कुछ तो भी रूल होगा। जैसे हमारे देश में रूल होते हैं, ट्रैफिक के रूल, ये वाले रूल, वो वाले रूल, तो वैसे मैथ्स में भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। आप करते हो ना हॉस्टल पे रूल फॉलो, कि आपको प्रेयर भी करनी पड़ती है, दिन अभ्यासिका मतलब आपको स्टडी हॉल भी करना पड़ता है। उसी तरह से आपको मैथ्स में स्टडी के 10 साइन रूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के साथ करना पड़ेगा द कोसाइन रूल, देन द प्रोजेक्शन रूल, है ना। अब आप बोलो कि सर यहाँ पे टैन रूल नहीं दिया क्या, तो भाई साहब टैन का कोई रूल नहीं होता यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो दिया ही नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे। जो नहीं दिया उसे पढ़ने की क्यूरियोसिटी मत रखो, है ना। वो कब पढ़ना है आपको, जब आपको क्या करना है, एंट्रेंस करना है तब। ओके ना, फोकस ऑन ओनली स्टेट बोर्ड, है ना। जिन बच्चों को मैथ्स में जेई देना है ना, उन बच्चों को अच्छी बात है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं एडवांस का। ओके, नाउ लास्ट वन इज व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल। मतलब जो हम यहाँ पे साइन रूल पढ़ेंगे ना, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। अभी एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, चलिए कौन बताएगा एप्लीकेशन मतलब क्या होता है। जिनको पता है एप्लीकेशन मतलब क्या होता है वो कमेंट करेगा, है ना। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, उसका यूज क्या होगा, है ना। जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, जो भी हम चीज़ करते हैं ना, उसका अगर फ्यूचर में किसी भी पोर्शन में अगर यूज़ नहीं है तो वो फिर हो गई हमारी क्या, बिन फालतू की बात हो गई, है ना। इसलिए जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं ना, उसका यूज़ भी हमें पता होना चाहिए। एंड यूज इज डिफाइंड इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का यूज़ होना, है ना। तो साइन रूल का यूज़ क्या होगा, देन कोसाइन का क्या होगा, और प्रोजेक्शन का भी क्या होगा, हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो आपको सिर्फ मैं कंटेंट्स बता रहा, हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी देखिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, लास्ट हमारा टॉप कंटेंट कौन सा है यहाँ पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इट मीन्स ITF, है ना। क्या होगा ITF मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी आपको तो आज तक मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, यहाँ पे तो इनवर्स दिया है, तो भाई इनवर्स क्या होगा ना आपको मैं पढ़ाऊंगा। इनवर्स वाली बात कोई भी कठिन नहीं है और कोई भी हार्ड नहीं है इसमें, है ना। आपकी सोच सिर्फ सिंपल होनी चाहिए अबाउट मैथमेटिक्स। आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछो, आपका डाउट मैं 101% क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, है ना। वैसे तो 100% होता है, पर आपको मैं मेरी तरफ से 1% और बढ़ा के 100% आपका डाउट में क्लियर करूंगा। इज दैट ओके। चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। मतलब हर इंसान के पास खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब आपके पास भी आपका घर है, आपकी खेती है, आपके घर में गाड़ी है, वो खुद की प्रॉपर्टी है। और जब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उन भाई साहब के पास भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, वो पढ़ेंगे। देन उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। ओके, या आप कहोगे बेटा कंटेंट जो हमें पढ़ना है, और यहाँ पे एक सिंपल सा क्या दिया, इंट्रोडक्शन, थोड़ा पढ़ लेंगे 1 मिनट में फिर आगे बढ़ेंगे। सो नाउ टर्न ऑन द इंट्रोडक्शन कि वी आर फैमिलियर विद अलजेब्रिक इक्वेशंस, हमें पता है अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देयर प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पता है, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक प्रिंसिपल में और एक जनरल में, and also their properties, then trigonometric functions play an important role in integral calculus। मतलब जो हम पढ़ेंगे ना कैलकुलस का पार्ट। अब एक कैलकुलस मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैलकुलस एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर्स है। कौन से, एक लिमिट्स होगा, एक होगा कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल लो या फिर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोल लो। ये मेनली क्या होती है, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। और अगर आपको इसको अच्छे से करना है ना 12th में, किसको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके कुछ एप्लीकेशंस को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको ये चैप्टर रहेगा आपको बेनिफिशियल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसमें भी आपका यूज होगा, इसलिए मैं आपको ये पहले करके दे रहा। अगर आपका ये पहले हो गया ना तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए, सो पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। चलिए ठीक है, आप पहले क्या करो, वीडियो की क्वालिटी हाई किया करो ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों डरो मत, मैं आपको जो लिख के दे रहा ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको नोट्स भी बना के दे रहा, तो आपको नोट्स के मैं फोटो भी सेंड करूंगा इस वीडियो के बाद। वो फोटो को देखो और लिखो, ठीक है। आपको वो पिक्स या फिर स्नैप्स आपके ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं वीडियो सेंड करूंगा, वीडियो के साथ वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, पर इसके पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी दो फंक्शन के बीच में अगर इक्वल टू सिंबल आ गया, मतलब किसी भी दो फंक्शंस हो या एक्सप्रेशन हो,
जिनके बीच में इक्वल टू सिंबल दोनों को सेपरेट करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 2x + 5u = 7, क्या ये इक्वेशन है क्या? क्वेश्चन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा। क्या सर ने लिखा हुआ 2x + 5u = 7, भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन है क्या? हाँ, यहाँ पे इक्वेशन है, क्योंकि अभी आपको मैंने बोला था कि इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड्स होती है, एक वाली लेफ्ट साइड और एक वाली राइट साइड, और दोनों के बीच में क्या आता है, इक्वल टू। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के बीच में इक्वल टू आएगा तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा। ओके, ये तो बन गया आपका इक्वेशन। अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी, चलिए डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख के दूं, चलिए लिख के देता हूँ। क्या होती है डेफिनेशन, किसके लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। टीई मतलब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एन इक्वेशन, क्या होता है एन इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स व्हाट, विच हैज अ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड बोथ द साइड्स आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू सिंबल। क्लियर। एन इक्वेशन विच इंक्लूड्स, मतलब कोई भी इक्वेशन है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है। किस इंक्लूड करना मतलब वो खुद के अंदर लेता है, किसको, इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अभी टीएफ मतलब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा, है ना। इन इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, आपको इक्वेशन बताया कि कोई भी इक्वेशन में अगर दो साइड से और बीच में अगर इक्वल टू सिंबल दोनों को सेपरेट करता है, दैट्स इक्वेशन। पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है कि एन इक्वेशन विच इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कोई भी इक्वेशन में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इस तरह से अगर देखो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया है एग्जाम्पल में, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 3 sin θ + 1 = 5, क्या ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इन दिस इक्वेशन इफ यू ऑब्जर्व द लेफ्ट हैंड साइड, यू सी देयर हियर इट इज द फंक्शन, विच फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब यहाँ पे sin θ दिया है, मतलब कौन सा फंक्शन है वो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और जब इस इक्वेशन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं हमारा सेकंड पोर्शन क्या होगा। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पता है क्या क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता है किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, निकालते कि नहीं निकालते। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन लिख दूं इस तरह से कि 2x + 5u = व्हाट, यहाँ पे मैं लिख दूं 2x + 5u = 9 अगर लिख दूं, है ना, ये आपका बन गया सिंपल इक्वेशन। क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है क्या? नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। चलिए, तो अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका आप क्या निकालते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल का काम कौन करेगा, यहाँ पे आपका वेरिएबल का काम करेगा आपका x, बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपल x निकालना है। कैसे निकालते हो आप लोग, जो भी x के साथ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उससे आप लोग फेंक देते हो। फेंकना मतलब दूसरे साइड में ट्रांसफर करना, मतलब 9 के पास जाएगा 5, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2x रहेगा एज इट इज इक्वल टू 9 - 5। ओके, और 9 - 5 कितना होता है, दैट वन इज द 4, वेरी सिंपल। और यहाँ पे बचा आपका 2x अगेन। और आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको वेरिएबल x निकालना है, बिकॉज हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। और जब वेरिएबल x निकालना है तो उसके पास एक इंडिपेंडेंट नंबर है, कौन सा, 2 को भेज दो 4 के पास, किस में जाएगा, डिवीजन में। तो क्या मिलेगा आपको, x = 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि सिंपल से इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा कि आपके पास कोई एक सिंपल एक्सप्रेशन वाला इक्वेशन गिवन है, कौन सा वाला, एक्सप्रेशन वाला। तो वहां पे आप क्या निकालते हो, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हो, है ना। ये हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितना आया, x = 2 आया। पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। वो कैसे निकालेंगे आपको बता दूं, उसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो पहले कि द वैल्यू किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी क्या है ना, वहां पे जो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ वेरिएबल क्या था आपका, x था, बराबर। अभी यहाँ पे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में यहाँ पे आपका वेरिएबल होगा एंगल, है ना। हम जो भी थीटा लेंगे, थीटा हो, अल्फा हो, एक्स हो, वाई हो, उसे हम एंगल बोलते हैं। और उसी एंगल को क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल बोलेंगे, किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में, है ना। मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
विच सेटिस्फाइड, जो क्या करेगा, हमारा सेटिस्फाइज करेगा, सेटिस्फाइज, एक मिनट रुकिएगा, सेटिस्फाई द व्हाट फॉलोइंग, एक मिनट रुकिए, सेटिस्फाई द, क्या करता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सिंपल, मतलब किसी भी अगर आपको इक्वेशन में क्या दिखे, आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन दिखे, उसको आपको सॉल्व करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, मतलब वो क्या बन गया आपका, पहले ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन बन गया, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे डेफिनेशन में, बराबर। और अगर उसको आपको सॉल्व करना है, मतलब उसको आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन अगर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो ये एक्स क्या कर रहा, हमारा सेटिस्फाई कर रहा वैल्यू निकालने के लिए, तो हमने क्या निकाली, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली, है ना। और अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में आपके पास अगर थीटा दिया है, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब समझे आपके पास एग्जाम्पल इस तरह से, किस तरह से बच्चों, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल सेज यू व्हाट, कि अगर साइन थीटा -1/2 इक्वल्स टू क्या आपके पास, यहाँ पे अगर आपके पास होगा 0, है ना। ये आपका क्या इक्वेशन है, क्या बोलो, क्या ये आपका इक्वेशन है, हाँ जी ये आपका इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को दो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, पहले तो इक्वेशन है। सेकंडली क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, चलो देखो क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा, क्वेश्चन बना लो, हाँ ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज साइन थीटा। ओके, अभी आपको इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। जिस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकाला, एक्स के लिए वैल्यू आपकी 2 निकली, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या था, एक्स था। एक बार और सुन लो, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, थीटा है कि नहीं है। वेरिएबल थीटा मतलब एंगल ही आपका वेरिएबल होगा। ओके, आपको वो निकालना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइन थीटा एज इट इज, ये जो माइनस वाला पोर्शन है 1/2 उसे आप ट्रांसफर करो कहाँ पे, 0 के पास। हम करते हैं ना, अगर आपको थीटा निकालना है या फिर वेरिएबल निकालना है, तो उसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे हम फेंकते हैं, मतलब नेक्स्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। अब आपके दिमाग में लाइट लगेगा कि सर अब इसे कैसे सॉल्व करें, पर आपको एक चीज पता है, कौन सी, कि अगर आपको साइन थीटा लिखना आता है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता है। मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल करना है एनी हाउ। अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर करोगे नहीं, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो आपको पता है साइन के लिए कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आती है, चलो समझो, साइन के लिए कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आती है, चलो चलो फास्ट फास्ट बताओ, कौन से एंगल के लिए, इट्स योर, व्हाट इज इट, इट्स योर साइन ऑफ 30। मैं करेक्ट, साइन 30 के लिए आपकी वैल्यू आती है कितनी, 1/2 आती है, बराबर। पर आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इसमें आपको रेडियन में पढ़ना है, किसमें, रेडियन में। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, यदि साइन साइन गेट कैंसल, देन एंगल यूर या फिर वेरिएबल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। मिला में आंसर, दैट वन इज योर आंसर। सिंपल, इतना सिंपल होता है आंसर निकालना। ओके, आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले सिंपल एक्सप्रेशन का निकाला, देन हमने अभी क्या करा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का निकाला आंसर, जहाँ पे हमें थीटा क्या मिला, 30 मिला। ओके, इस तरह से सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिंपली समझना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी टर्न ऑन द वर्क। अब देखिए, हमने सॉल्यूशन तो निकालना समझ लिया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो टाइप से, कितने टाइप से, दो टाइप से। अब कौन से टाइप से, चलिए हमारे पास पहला टाइप से, फर्स्ट टाइप इज व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला हमारा टाइप होगा कौन सा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, किसका, सॉल्यूशन किसका निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, है ना। तो फर्स्ट हमारे, एक मिनट रुको, फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, और सेकंडली क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक बार आपके दिमाग में फिक्स कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको दो टाइप्स दिए होंगे, कौन से, एक तो प्रिंसिपल होगा या फिर जनरल होगा, आपको निकालते आना चाहिए। चलिए पहले हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट टाइप इज व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके पहले डेफिनेशन देख लो इसकी, कि ये क्या बोलता है हमको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
देन प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेज यू, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेज यू क्या बोलता है। चलिए पर इसके पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ हमारी बाकी है कौन सी, कि अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे कि आपका आंसर आया एंगल में, मतलब डिग्री में, किसी में आया डिग्री में। पर आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे 12th का, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, रेडियन यूज़ करना है। अब रेडियन मतलब क्या होता है आपको पता है, रेडियन मतलब क्या होता है, दैट इज अगर आपको पता है π/2 अगर उसके ऊपर स्मॉल सी दिया है, स्मॉल सी उसके पावर में, मतलब क्या होगा ये π/2 रेडियन बन गया, है ना। तो कितना होगा ये 90 डिग्री होता है, बराबर। ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, π/2 के ऊपर अगर स्मॉल सी दिया है इट मीन्स π/2 वो क्या होगा रेडियन, तो उसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं। पायरा मतलब कितना होगा, पाई रेडियन इज योर 180 डिग्री, मैं राइट। देन π/3 मतलब कितना होगा, इट्स योर 60 डिग्री, बराबर। π/6 मतलब कितना होगा 30 डिग्री। इस तरह से आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, आपको मैंने बताया था अगर π/ कितना होगा, π/4 मतलब कितना होगा 45 डिग्री, है ना। और इसके ऊपर c मतलब क्या होगा रेडियन, है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो भी पावर में c दिखे आपको वो मतलब क्या होता है, c मतलब होगा आपका रेडियन, और पावर में अगर है इस तरह से 0 मतलब वो क्या होगा डिग्री। ओके, और आपको इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने रेडियन के फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। मतलब π/2 π/6 π/3 पाई 2 पाई मतलब कितना होता है, इट्स योर 360, बराबर। चलिए बढ़ते आगे। नाउ वी टर्न ऑन द फर्स्ट टॉपिक विच वन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आपको बता दूं, पहले आपको पता है सॉल्यूशन हम किसका निकालने वाले हैं, सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। पर कौन सा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको क्या बोलता है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा ना वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, पर वो 2 पाई से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब एक तो इक्वल होगा 0 के या फिर इक्वल होगा 2 पाई के, और साथ में ये तो 2 पाई से कम होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा, मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक तो 0 होगी या फिर थीटा की वैल्यू एक तो 2 पाई होगी, या दोनों के बीच में आ सकती है, इन बिटवीन द बोथ, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू आएगी किसकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। एक बार और समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही आएगा, उससे ऊपर में नहीं आएगा। क्लियर, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही आता है, या फिर 0 हो सकता है या फिर 2 पाई हो सकता है, पर उसके ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर, इसकी देखो अभी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल। इसमें क्या दिया डेफिनेशन कि ये सॉल्यूशन किसकी, प्रिंसिपल, पहला क्या हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना, पीएस मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या दिया है कि ये सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, अल्फा, यहाँ पे हमने अल्फा लिया है एंगल, आप थीटा भी ले सकते हो, आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, मैंने अल्फा लिखा, ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में अल्फा दिया है ना इसलिए। ओके, ए सॉल्यूशन अल्फा ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक, वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पर कब बोलेंगे हम, किसी भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी एंगल के सॉल्यूशन को, हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब वो सॉल्यूशन क्या करेगा, अल्फा लाई करेगा किसके बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में। समझ में आया, जब ये आपका सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में होगा तब भी हम क्या बोलेंगे, उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। एक तो आपका अल्फा 0 हो सकता है या 2 पाई हो सकता है, या फिर दोनों के बीच में आ सकता है, ना वो 2 पाई से बड़ा होगा ना वो 0 से छोटा होगा। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके लिए आपके पास कुल मिला के कितने यहाँ पे दिए हैं कंटेंट्स, हमारे पास 3 आपको मैंने पॉइंट लिख के देता हूँ, आपको 1 2 3। एक आप काम कर लो, सिर्फ यहाँ पे समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपका पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 2 पाई। मैंने आपको अभी बोला कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो भी एंगल होगा वो लाई करेगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में, बराबर। सेकंड आपका क्या है यहाँ पे कंटेंट, कि द इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखिए समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन वी विल फाइंड आउट मोर देन 1 सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे आप एक मतलब 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालते हो, 1 और मोर देन
वन, सॉरी यहाँ पे वन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, मोर देन वन सोल्यूशन निकालते हो, किसमें, प्रिंसिपल में, ठीक है। देन उसके बाद आपका थर्ड कंटेंट क्या है कि यूजिंग अलाइड एंगल्स। यहाँ पे आपको क्या क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है अलाइड एंगल्स, जो आपको मैंने बोला था करने के लिए, अलाइड एंगल्स एंड ऑल्सो व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, है ना। मतलब अलाइड एंगल का यूज़ करके और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके आप इजीली क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, दैट्स वेरी इजी। ओके, चलिए इसके लिए एक एग्जांपल दूँ आपको। एक एग्जांपल इस तरह से होगा कि अगर आपके पास दिया है कोई तो भी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिख लो कि अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल गिवन है कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना। आपके पास अगर कोई भी एग्जांपल है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्या ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा प्रेजेंट है। अभी आपको इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कैसे करोगे, पहले आप गिवन लिख लो, आपके पास cos थीटा कितना है, 1/2, पर आपको ये पता है cos थीटा आपके पास अगर 1/2 गिवन है, तो फिर आपको पता है 1/2 cos के लिए कौन से एंगल के लिए वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख दो पहले cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ व्हाट, 60, मतलब π/3। आपको मैंने अभी बोला कि आपको डिग्री में नहीं, आपको रेडियन में लेना है। अब इसके बाद और आपको पता है कि यहाँ पे तो मैंने लिख के दिया कि मोर देन वन सोल्यूशन आता है, पर यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा कि cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, यहाँ पे तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है। सेकंड कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, अलाइड एंगल्स यूज़ करना है। मतलब क्या करोगे आप, पहले आप निकालो इस तरह से 2D फंक्शन, है ना। यहाँ पे होगा आपका x, यहाँ पे y, यहाँ पे आपका होता है 0, यहाँ पे 90 लिख लो अच्छे से, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे होता है 360, बराबर। आप इसे क्या बोलते हो, 90 को π/2, 180 को पाई, देन 270 को 3π/2, है ना। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, आप अच्छे से कर लो। और 360 को आप बोलते हो 2π, बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल गया, कौन सा, कि cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ π/3। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस तरह से cos आपका, है ना, cos आपका फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव है, उसी तरह से आपका cos और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना। फर्स्ट को छोड़ के, समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट को छोड़ के आपको चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के और कौन से क्वाड्रेंट में आपका cos क्या है, पॉजिटिव, आपको चेक करना है। तो आपको मिलता है कौन से में है, आपका फोर्थ में होता है, यहाँ पे cos एंड sec गेट पॉजिटिव। तो जब भी आपको किसी क्वाड्रेंट में दिखे कि वहाँ पे आपका दिया हुआ फंक्शन पॉजिटिव है, तो उसको आपको रिवर्स में लिखना है। रिवर्स मतलब यह कहाँ बिलोंग कर रहा, फोर्थ में, और फोर्थ के बाद यहाँ पे क्या आ रहा, 360। तो उसमें से आपको यहाँ का क्या करना है, एंगल माइनस करना है। क्या करना है, एंगल माइनस करना है। मतलब कौन सा एंगल, जो आपने पहले लिखा है। मतलब आप क्या लिखोगे, एंड cos थीटा इक्वल्स टू 2π माइनस π/3। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर ने कैसे लिखा, है ना। आपको यहाँ तक समझ में आया क्या, हाँ आया, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल था कि cos थीटा अगर 1/2 है तो cos के लिए π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। पर सर ने ये कहाँ से लिखा भाई, तो ये आपको लिखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के और कौन से क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे cos दिया है ना फंक्शन। तो वो मैंने चेक किया, तो वो मुझे क्या मिला कि वो फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है। पर फोर्थ के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2π आता है। आपको ये नहीं लिखना। अभी आप बोलोगे सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3π/2 प्लस, है ना, π/3, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना है कि उसके बाद का कौन सा एंगल आता है, उसमें से आपको माइनस करना है। इसके बाद क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद 360 आता है ना, फर्स्ट रोटेशन के लिए। तो 360 मतलब कितना होता है, 2π। तो 2π से आप क्या माइनस करोगे, जो आपको फर्स्ट सोल्यूशन में मिलता है, मतलब π/3। समझ में आया, आपको क्लियर नहीं होगा, आप एग्जाम्पल ये कर लो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब आपको इसके बाद क्या मिलेगा फिर नेक्स्ट में, मतलब दिस गिव्स अस व्हाट इज इट, देन cos थीटा इक्वल्स टू, आपको मिला पहला cos π/3 मिला था। ओके, एक मिनट को मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। क्या मिला था आपको, π/3 मिला था, एंड सेकंड क्या मिला था, cos थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि आपका फोर्थ में लाई कर रहा है इसलिए आपका वहाँ उसके बाद क्या आता है, 2π, है ना। एक मिनट रुको, ओके, क्योंकि आपका सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो हमने चेक किया कि cos फोर्थ में है, तो फोर्थ को लाने के लिए उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, 2π होता है कि नहीं, वहाँ पे 360, और उसमें से माइनस क्या करते हैं आप लोग, जो आपका फर्स्ट सोल्यूशन आया है कौन सा, π/3, बराबर, ये आपको मिला। ओके, उसके बाद क्या करोगे, ये आपका रहेगा cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ π/3 एज इट इज। ओके, एंड इसे आप लोग सॉल्व कर लो, क्या होगा,
कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 टू 6 मतलब 6 पाई माइनस ऑफ पाई डिवाइड 3 मतलब कितना मिलेगा आपको, कॉस ऑफ 5 पाई बाय क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन मिले अभी, मतलब एक कॉस थीटा, देखो दो सॉल्यूशन कौन से, एक तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3 और सेकंड कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाय 3। समझ में आया हमने कैसे लिखा है, एक बार समझ लो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से देख लो कि आपको पहली वैल्यू तो मिलती है, सेकंड निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये वाला अलाइड एंगल का पोर्शन, जहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला दिया गया फंक्शन फर्स्ट को छोड़ के, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के और कौन से में पॉजिटिव होता है, और आपको फिर उसके ऊपर जो भी आपका फाइनल एंगल दिया है उसमें से आपको दिया हुआ एंगल जो आप निकालते हो पहले वाला उसको माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा पाई बाय 3 था तो मैंने 2 पाई में से पाई बाय 3 को माइनस कर दिया। 2 पाई कहाँ से मिला हमें, 2 पाई मिला हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से, जहाँ पे आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर अगर आप यहाँ पे देख लो तो कॉस कॉस गेट कैंसल, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, ये फर्स्ट के लिए, एंड सेकंड में देखो कॉस कॉस गेट यहाँ पे भी कैंसिल होगा कॉस कॉस, तो क्या मिलेगा, थीटा अगेन थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। इस तरह से आपको मिले दो सॉल्यूशन, कितने मिले, दो मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन था किसके लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं होमवर्क के लिए दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप होमवर्क कर लो, ठीक है, ओके। और बाद में रहा पोर्शन हमारा जनरल सॉल्यूशन का, वो हम कल करेंगे। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, आप लोग सॉल्व कर लो। आपको वही करना है, साइन के लिए पहले 1/2, एंगल के लिए चेक कर लो, उसके बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसमें चेक करके इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, आप करोगे, मुझे पता है, मुझे आंसर सेंड करना है। और सेकंड आपके लिए होमवर्क है tan थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए आपके लिए दो क्या है होमवर्क से, आप अच्छे से कर लो, बेस्ड ऑन व्हाट, PS मतलब व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और अच्छे से डेफिनेशन भी लिखना है आपको। कल हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन जो कि बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वीडियो कंप्लीट करना है, आपको तो मैंने एक चीज़ बताई नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर आपको 7 मार्क्स क्या है इस चैप्टर के लिए मिलेंगे, आपको कितने, 7 मार्क्स विथ मार्क विथ ऑप्शन 10 है ना, मतलब 10 मार्क का आपका पूछेगा एग्जाम में किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर इस चैप्टर के लिए, और आपको 7 मार्क का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका वेटेज हो गया चैप्टर का कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको 7 मार्क का लिखना पड़ता है। ओके, चलिए तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करो, ये पूरे होमवर्क देख लो, होमवर्क क्या क्या करना है आपको। ओके, अच्छे से लिखो, क्वेश्चन को समझो। ओके, अगर कोई डाउट आए तो मुझे पूछो। ओके, तो आपको इसके बाद मैं स्नैप सेंड करूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, देख लो अच्छे से वेटेज भी चैप्टर का और समझ लो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका बेसिक पहले कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।